हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। अच्छा, एक स्टूडेंट यहाँ पर डाउट पूछ रहे थे कि मैम आपने जो पढ़ा रखा है यूट्यूब पर फ्री कंटेंट है, तो उस पर रिलाई करना चाहिए फेज 2 के लिए या नहीं। हाँ देखो, फेज 2 बड़ी चीज है, तो उतना जिम्मेदारी मेरा बनता है कि मैं सच बताऊं। देखो, मैंने ना सब चीजें कवर की हैं। अभी मेरे से क्या गलती हो गई थी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर मिस हो गया था, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो वो एक तो मैं मिक्स यहाँ पर ऐड कर दूंगी उसमें। साथ में मेरे से एक और क्या गलती हुई थी, आई थिंक मैंने यहाँ पर शायद, हाँ, इंडेक्स वाला जो पार्ट है ना, देखो वो तो खैर कोई भी कवर करता नहीं है क्योंकि ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, और एक दो क्वेश्चन के चक्कर में सारे क्वेश्चंस तो हम स्किप कर नहीं सकते। बट वो मैं यहाँ पर जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं उनको एमसीक्यूज के थ्रू या तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट वीडियोस के थ्रू जैसे भी कराऊंगी पूरा कवर करा दूंगी। और वो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। चलो, और इसके अलावा और क्या डिस्कशन हमें करना है कि क्या ये एमसीक्यू वैसे सफिशिएंट है, हम लोग मॉक टेस्ट को स्किप कर सकते हैं। तो नहीं, मॉक टेस्ट स्किप नहीं करोगे। एक होता है मेरे दिमाग से पढ़ रहे हो भी आप, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो। एक होता है जो आपने सीखा उसको अप्लाई करना। तो मॉक्स ना यहाँ पर उस चीज में हेल्प करते हैं। साथ में आरपी एकेडमी पर भी हम लोग आपको 10 मॉक्स देते हैं, ठीक है। तो 10 मॉक्स आपको हमने, वो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी खराब की है। देखो यार, अपन ना बहुत ज्यादा महंगी चीजें नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी नहीं देते। मेरी वीडियोस में मैंने बहुत मेहनत से, ध्यान से, धीरे धीरे ही पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। तो प्लीज थोड़ा-सा ना उस चीज़ को मत सोचा करो कि अच्छा फ्री है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कुछ स्किप किया होगा, सीरियस नहीं लिया होगा। बहुत सीरियसली लेकर ही मैं वो सारा कवर करती हूँ, ठीक है? चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सेबी हो, ठीक है? चलो, फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ में। बस इतना ही डिस्कशन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। थोड़ा-सा बस वही है कि वो फ्री को ही चक्कर में ना लोगों का भरोसा खत्म हो जाता है। बट मैं फ्री को ही पेड कर दूँगी तो आप लोग भरोसा कर लोगे तो मुझे। लेकिन ये है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं होती हैं कि वो लोग पढ़ पाएँ, और अगर एक पेपर क्लियर कर कर वो अपनी फैमिली को अपलिफ्ट कर सकते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो थोड़ा-सा वो रीज़न है, ओके? लास्ट लाइन है। आपने ये तो सुना होगा, यूपीएससी किसी ऐसे पर्सन ने क्लियर किया जो बहुत गरीब है, लेकिन रेगुलेटरी आप नहीं सुनते हो। बैंकिंग एग्जाम्स में आप क्लर्क लेवल सुन लोगे, बैंक लेवल सुन लोगे, बट रेगुलेटरी ना बहुत महंगे भी रहते हैं कोर्सेज, और लोगों को उतना मतलब पता भी नहीं होता। तो एक तरीके की अवेयरनेस यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। चलो, बाकी तो जो डिजर्विंग है उनके एग्जाम क्लियर हो, हम लोग तो यही चाहते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक एंटिटी होल्ड कर रही है 5000 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल, एंड यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो हमारा एक्स है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 80 रुपीज पर केजी की। तो सिनेरियो ए में आप देखेंगे फिनिश्ड गुड्स हैं वाई, जो कि एक्स से बने हैं, एक्सपेक्टेड है कि वो सेल किए जाएंगे एट रुपीज 150। टोटल कॉस्ट यहाँ पर 150 रुपीज है। सिनेरियो बी में जो फिनिश्ड गुड है वो वाई है, एक्सपेक्टेड है कि वो सेल की जाएगी एट रुपीज 130, और टोटल कॉस्ट यहाँ पर 140 है। So how should raw material X be valued in scenario A and scenario B respectively? तो हम यहाँ पर ना हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लगाते हुए। अब सबसे पहले तो ना कॉन्सेप्ट याद करो। कॉन्सेप्ट क्या बताया था यहाँ पर आपको, मैंने बताया था कि हमारे पास में गोल्डन रूल होता है वैल्यूएशन का। गोल्डन रूल ऑफ वैल्यूएशन क्या है बच्चों? यहाँ पर इन्वेंट्रीज को वैल्यू करना है एट लोअर ऑफ द कॉस्ट, राइट, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू में। कॉस्ट क्या थी? जो भी यहाँ पर हमारे पास में कॉस्ट में हम क्या लेते हैं, जो परचेज प्राइस था, अलोंग विद दैट यहाँ पर जो कन्वर्जन प्राइस था। अब कन्वर्जन प्राइस और परचेज प्राइस को साथ में लेकर प्लस अदर कॉस्ट यहाँ पर आ जाती हैं। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा हमारा लोअर होगा। तो अब यहाँ पर हमसे यहाँ क्या बोला है कि 5 किलो, हम 5000 किलो का हमारा रॉ मटेरियल है, और करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 80 रुपीज पर केजी की है। तो पहले आपको बोल रहे हैं कि अगर फिनिश गुड यहाँ पर हमारा हम 150 रुपीज में बेचते हैं और कॉस्ट 140 है, तो मतलब प्रॉफिटेबल है। दूसरे में बोल रहे हैं फिनिश गुड हमारा 130 का है, लेकिन टोटल कॉस्ट हमारी 140 है, मीनिंग यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें इग्नोर कर देंगे हमारा जो भी आरएम वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर फिनिश गुड प्रॉफिटेबल है तो हम यहाँ पर हमारे पास में आरएम वैल्यू को नहीं लेते हैं। जो हमारे पास में आरएम वैल्यू है वो कॉस्ट पर लिखी जाती है, इवन इफ आरएम वैल्यूज हमारी लोअर होती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास में फिनिश गुड लॉस मेकिंग है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं,
ऐसी सिचुएशन में हम वैल्यू को अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर मेंशन कर रहे होते हैं। आ गया समझ में? तो पहले आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद में आपको इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अब बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका आंसर? आरएम मीनिंग रॉ मटेरियल है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास में क्या देख रहे थे हम कि जो रॉ मटेरियल्स है इनमें एक स्पेशल कंडीशनल रूल हमारे पास लगता है कि हम रॉ मटेरियल्स को सेल नहीं करते हैं, हम इनको एक फाइनल प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो जो वैल्यू है रॉ मटेरियल की वो यहाँ पर इस बात पर डिपेंड करेगी कि फिनिश गुड्स हमारे कितने सक्सेसफुल रहे। तो अगर फिनिश गुड्स हमारे जैसे प्रॉफिटेबल थे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम राइट डाउन नहीं करते हैं रॉ मटेरियल को, हम इग्नोर कर देते हैं ड्रॉप अगर कोई भी मार्केट प्राइसेस में हुआ है, और वैल्यू जो होगी वो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट पर हमें मेंशन करनी है अगर प्रॉफिटेबल है। अगर लॉस में जा रहा है फिनिश गुड तो यहाँ पर जो डिक्लाइन है मटेरियल प्राइसेस में वो हमें बताना होता है, और जो वैल्यू होती है रॉ मटेरियल की वो हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर लिखनी होती है। अब आ जाते हैं हमारे डेटा के ऊपर और क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो रॉ मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट हमारी 100 है ना? यहाँ पर जो रॉ मटेरियल था उसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज पर केजी, और जो रॉ मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 80 रुपीज पर केजी है। तो सिनेरियो ए में फिनिश गुड्स हमारे 150 रुपीज में सेल हुए, जबकि यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट लगी बनाने में वो 140 है, 10 रुपए का प्रॉफिट है। तो फिनिश गुड जो है वो हमारा प्रॉफिट में बेचा जाएगा, इसीलिए रॉ मटेरियल को हमें कॉस्ट पर लिखना है। और दूसरी सिचुएशन में हमें 10 रुपए का लॉस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स को राइट डाउन करेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बस आपको यही देखना है कि हमारे पास में जो फिनिश गुड्स है वो किस तरह से सेल हो रहा है। फिनिश गुड्स आपका सेल होता है प्रॉफिट में, तो बहुत अच्छी बात है। रॉ मटेरियल को आप जिस कॉस्ट पर लेकर आए उस पर लिखो। फिनिश गुड्स आपका गया लॉस में, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की जगह रिप्लेसमेंट कॉस्ट को मेंशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैक्ट्री है जिसकी नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की है और फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे 1 लाख रुपीस के दे रखे हैं, विच मीन्स यहाँ पर 10,000 यूनिट्स है अगर, तो 1 लाख यहाँ पर हमारे पास में ओवरहेड है, तो मैं 10-10 रुपीज पर यूनिट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। सिंपल सी बात है। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास में क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, हमसे बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर जो हमारी एफिशिएंसी है वो तो हाई है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन इस ईयर का 12,500 यूनिट्स हुआ। नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की है, इस बार 12,500 यूनिट्स बना दी, तो फिक्स्ड ओवरहेड को हमें किस तरीके से एब्सॉर्ब करना होगा हमारी इन्वेंट्री में, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले अगेन कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर यहाँ पर हमारे पास में गोल क्या है, गोल है हमारे पास में कि जो इन्वेंट्री है उसको हम कॉस्ट पर वैल्यू करें, ठीक है? एक फैंटम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमें अवॉइड करना है, तो इसको समझ रहे हैं अभी हम कि फैंटम कॉस्ट कौन सी है जिन्हें हमें अवॉइड करना है। तो हमारा गोल है कि जो वैल्यू है हमारी इन्वेंट्री की वो कॉस्ट पर हो, लेकिन जो एक्चुअल पैसा आपने स्पेंड किया उससे ज्यादा तो आप अपनी इन्वेंट्री को दिखा नहीं सकते हो। तो ऐसे में गोल्डन रूल हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए ये रहेगा कि आप फिक्स्ड ओवरहेड्स को नॉर्मल कैपेसिटी के साथ सबसे पहले डिवाइड करोगे, और यहाँ पर आपके पास में अब दो सिनेरियोज बनते हैं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 है कि प्रोडक्शन मेरा लो हुआ, अगर मेरा प्रोडक्शन एक्चुअल में कम हुआ जो मेरी नॉर्मल कैपेसिटी थी, तो ऐसे सिचुएशन में हम नॉर्मल कैपेसिटी को ही यूज करते हैं एज द डिनोमिनेटर। यहाँ पर हम लोग 1 लाख बाय 10,000 कर रहे थे, राइट? हाँ, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये पता है कि भाई इनएफिशिएंसी है तो हम कॉस्ट पर यूनिट को नहीं बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ आइडलनेस या फिर जो अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं उन्हें हमें प्रॉफिट एंड लॉस में एक एक्सपेंस की तरह दिखाना होगा, ठीक है? तो जो हमारे पास में यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है, अनएब्सॉर्ब्ड कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ आइडलनेस है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक खर्चा दिखाते हैं। दूसरा है कि भाई प्रोडक्शन मेरा ज्यादा हो गया, एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा है, तो अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं
तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम स्प्रेड कर सकते हैं ओवर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम ज्यादा कैश कॉस्ट अपनी कैपिटलाइज कर लेते हैं देन हमारे पास जो लगी है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में जो फिक्स्ड कॉस्ट ओवरहेड्स हैं वो थे 100,000 और जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो है 10,000 यूनिट्स की। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 12,500 यूनिट्स का। तो एक्चुअल हमारे पास में ज्यादा है हमारे नॉर्मल से, इसीलिए जो रेट हम लेकर चलेंगे वो रेट क्या होगा, वो यहाँ पर 1 लाख अपॉन 12,500 आपका होगा, विच मीन्स 8 यूनिट्स आपकी यहाँ पर रेट बन जाता है। आगे समझ में किस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, हमें क्या चेक करना होगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर रियल प्रोडक्शन से या नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा है या कम है। ज्यादा है वेल एंड गुड, कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कम है तो कॉस्ट यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस की तरह शो कर दोगे, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी होगी। आगे समझ में, चलो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि देखो जो लास्ट क्वेश्चन का डेटा था ना, यहाँ पर उसी को यूज करो कि भाई नॉर्मल हमारे पास में 10,000 यूनिट्स थी, फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख का था, और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा केवल 5,000 यूनिट्स हुआ है मशीन ब्रेकडाउन की वजह से, तो कैसे अमाउंट को कैपिटलाइज करोगे इन्वेंट्री में और किस अमाउंट को आप एक्सपेंस कर रहे होगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में पेनल्टी लगेगी क्योंकि हम इनएफिशिएंट थे। अब वो जो पेनल्टी लग रही है यहाँ पर, अगर इनएफिशिएंटली हम काम कर रहे हैं तो हर एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो हम क्यों बढ़ाएं। इसीलिए हम यहाँ पर जो स्प्रेड करेंगे फिक्स्ड यूनिट कॉस्ट का, वो हमारा कैसे लगेगा, वो हमारे पास में यहाँ पर केवल 5,000 यूनिट्स में लगेगा। तो कॉस्ट हमारी क्या हो गई, 20 रुपीज पर जंप कर गई। तो ऐसा तो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है, इंड एस 2, वो मना करता है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो। आप इन्वेंट्री को हायर यहाँ पर वैल्यू नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि आपकी जो फैक्ट्री थी वो आइडल थी, आपने काम टाइम पर नहीं किया। फिक्स्ड ओवरहेड का तो मतलब है ना कि आपने जमीन ली, हो सकता है उस पर काम नहीं किया होगा। तो यहाँ पर जब एक्चुअल नॉर्मल से कम है तो नॉर्मल कैपेसिटी रूल यूज करो। फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर हैं, ठीक है, तो वहां पर हम उनको किस तरह से लेकर चलेंगे, नॉर्मल कैपेसिटी के लिए। तो हमारे पास में 100,000 अपॉन 10,000, 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक, अब हमें क्या करना है, अमाउंट कितनी कैपिटलाइज होगी। तो अमाउंट जो हमें इन्वेंट्री में कैपिटलाइज करनी है, एक्चुअल रेट क्या है इनटू हमारे पास में इनटू एक्चुअल यूनिट्स कितनी है। तो एक्चुअल रेट हमारा बैठा है यहाँ पर 10 रुपीज का, और यूनिट्स जो है वो हमारी हो गई 5,000, है ना, 5,000 यूनिट्स ही बनी है केवल। तो ये हमारे पास 50,000 आंसर हो जाएगा कैपिटलाइज करने के लिए। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट कहता है कि हमें यहाँ पर एक्सपेंस किस तरह से करना होगा। तो मैंने बताया था कि अगर एक्चुअल आपका कम होता है नॉर्मल से, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसको एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट होता है एक्सपेंस, ये तो याद होगा, गोल्डन रूल है, डेबिट द एक्सपेंस क्रेडिट द यहाँ पर जो भी आपका इनकम होगी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे कि एक्सपेंस जो है वो टोटल इनकर्ड माइनस कैपिटलाइज्ड होगा, जिसमें कि 100,000 माइनस 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो 50,000 हमारा क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, और 50,000 हमारा यहाँ पर एक्सपेंस की तरफ जाएगा। क्लियर है। तो इसको यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो एक्चुअल से जब नॉर्मल कम है तो नॉर्मल कैपेसिटी रेट हम यूज करेंगे, अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स हमारे एक्सपेंस हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और इसको इस तरह से शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केमिकल प्रोसेस चल रहा था जिसमें कि हमारे पास में हमने दो प्रोडक्ट्स बनाए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। ज्वाइंट कॉस्ट जो हमारी लग रही थी वो हमारे पास 600,000 लग रही थी। देखो यहाँ तक जो कॉस्ट लगी पूरी प्रोसेसिंग में वो लगी है 600,000, मतलब 6 लाख रुपए। इसके बाद में हमारे पास में प्रोडक्ट ए जो था वो 1,000 लीटर्स बना, प्रोडक्ट बी हमारे पास में 2,000 लीटर्स बना। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो सेल वैल्यू है वो 400 रुपीज पर लीटर है। सेल वैल्यू कितनी है, 400 रुपीज पर लीटर है, और यहाँ पर जो सेल वैल्यू है वो 100 रुपीज पर लीटर है, प्लस हमें फर्दर प्रोसेसिंग करनी होगी ताकि यहाँ पर जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो 50,000 टू बी सेलेबल।
राइट? तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आया उसमें हमें 50,000 रुपीस की और ज्यादा प्रोसेसिंग करनी है, तब कहीं जाकर ये जो प्रोडक्ट बी है इसको हम बेच पाएंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि एक प्रोडक्ट आपका 1000 लीटर बना, दूसरा प्रोडक्ट आपका 2000 लीटर बना, हाउ मच जॉइंट कॉस्ट इज अलोकेटेड टू प्रोडक्ट बी अगर एनवारवी हमारा स्प्लिट ऑफ जो है वो हमारा बेसिस रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि जब एक सिंगल प्रोसेस दो वैल्यूएबल कंपोनेंट्स या दो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमें बनाकर देता है, तो हमें स्प्लिट करनी है कॉमन कॉस्ट को इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर हमारा मेथड क्या होता है? इंड एस 2 हमें ये बोलता है कि अगर प्रोडक्ट्स आपके सेल नहीं हो रही हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी हमें, तो हम इनकी वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर देख लेते हैं। तो एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ कितना होगा आपका? एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ यहाँ पर आपका हो जाता है फाइनल सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है वो हमें देखनी है। हमें देखना होगा कि हमारे पास में यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आ रही है। ऑल्सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर सबसे पहले एनआरवी देखेंगे प्रोडक्ट ए के लिए। तो प्रोडक्ट ए में 1000 लीटर्स बने थे, प्रोडक्ट बी के 2000 बने थे, है ना? तो प्रोडक्ट ए 1000 में बना था, 400 रुपीज पर लीटर से सेल किया जा रहा था, तो 4 लाख यहाँ पर हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। तो एनआरवी तो ए के लिए हमारा 4 लाख ही हो गया, लेकिन बी में हमें स्प्लिट ऑफ के बाद में प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो जब हमें प्रोसेसिंग करनी है तो 2000 लीटर्स हमारे पास में आया था प्रोडक्ट बी। 2000 के बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 लीटर्स 100 रुपीज में हम इसको पर लीटर बेच रहे थे। तो जब हम इसको 100 रुपीज पर लीटर बेच रहे हैं तो ये 2 लाख रुपीज हमारी सेल्स वैल्यू बनाएगा। बट अगेन यहाँ पर हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि जो प्रोसेसिंग कॉस्ट थी वो हमारी 50,000 एक्स्ट्रा लगी, जिसको हमें इसमें से माइनस करना है, तो ये हो गई 1.5 लाख। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एनआरवी आया बी का। तो टोटल एनआरवी हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के साथ में हम जाएंगे। प्रोडक्ट ए हमारे पास 4 लाख का कुछ आ रहा था और हमारे पास प्रोडक्ट बी जो है वो 1.50 लाख का आएगा। टोटल 5.5 लाख हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना था? जॉइंट कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट बी को अलोकेट करनी थी। क्वेश्चन हमसे यही तो पूछा गया था ना। एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन यही है कि जॉइंट कॉस्ट हमें अलोकेट करनी है प्रोडक्ट बी में अगर एनआरवी हमारा स्प्लिट ऑफ बेसिस पर जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें निकालनी है कॉस्ट फॉर बी। तो कैसे निकलेगी? टोटल जॉइंट कॉस्ट आपकी कितनी है इनटू आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बी कितना रहेगा अपॉन यहाँ पर टोटल एनआरवी आपका कितना रहेगा। मैंने 2 वीडियोस इस पर कैप्चर की हुई हैं, उनको आप जाकर पढ़ लेना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, फिर एमसीक्यूज लगाना। तो 600,000 इंटू 1,50,000 अपॉन 5.50 लाख, ये हमारे पास कॉस्ट बन जाती है बी की। और इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? ये आंसर आपका आ जाएगा 1,63,636। ओके, तो सेल्स वैल्यू हमारी एक ही निकाली, एनआरवी में स्प्लिट पॉइंट के साथ गए, फर्दर प्रोसेसिंग की, फर्दर प्रोसेसिंग कर टोटल एनआरवी निकाली, टोटल एनआरवी निकालकर कॉस्ट अलोकेट करी हमने बी में। तो हमारे पास टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी थी, एनआरवी बी की कितनी है, टोटल एनआरवी कितनी है। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट लग रहा है वो एनआरवी बी का लग रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर फाइनल सेल्स वैल्यू यूज नहीं कर रहे हैं, रेदर हमें जो 50,000 रुपीज डिडक्ट करने थे प्रोसेसिंग कॉस्ट के वो हम पहले करेंगे। आई होप जितना आपको समझा रही हूँ अभी तक समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कंपनी जी जो है वो परचेज करेगी इन्वेंट्री को 5 लाख रुपए में ऑन क्रेडिट टर्म्स रिक्वायरिंग पेमेंट आफ्टर 2 इयर्स। जो कैश प्राइस है सेम इन्वेंट्री का इमीडिएट पेमेंट आपकी 4,20,000 हो रही है। हाउ इज दिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इनिशियली एंड सब्सिक्वेंटली? तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी जी है, कंपनी जी ने परचेज की है इन्वेंट्री 5 लाख रुपए की ऑन क्रेडिट टर्म्स, मतलब उधार में ली है और पेमेंट करेंगे 2 साल के बाद में। जो कैश प्राइस था कि अगर ये यहाँ पर इसको क्या कर रहे थे,
यहाँ पर तुरंत तुरंत पेमेंट कर दे तो ये इनके लिए केवल 4,20,000 की पड़ती। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? इन्वेंट्री विद डेफर्ड पेमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पर अब आपको इन्वेंट्री विद डेफर्ड पेमेंट कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आपको अंडर इंड एस 2 क्या याद रखना है कि जो कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो कैश प्राइस इक्विवेलेंट रहेगी। तो अगर एक सप्लायर है जो कि हमें चार्ज कर रहे हैं मोर क्योंकि हम इनको पेमेंट लेटर करेंगे, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं है, वो हम किस में ले रहे हैं, वो हमारी बोरोइंग कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स तो मेरे लिए 4,50,000 है और जो मेरे पास में यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, वो हो जाएगी जो रिमेनिंग 80,000 है। तो हमारे पास में हमें क्या करना है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म लेकर चलना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रिंसिपल क्या होता है, एक सेकेंड लिख देती हूँ मैं। सब्सटेंस ओवर, मैंने ना ये एमसीक्यू बैच इसीलिए स्टार्ट किया, मैराथन्स इसलिए नहीं करवाए क्योंकि मैराथन्स में ना मेरे पास लिमिट हो जाती है कि यार 50-100 क्वेश्चन है, उसी में सारा कवर करना है, तो कहीं पर क्वेश्चन ज्यादा कहीं पर कम बनते हैं, मैं ज्यादा बेटर समझा पाऊंगी। अब फेज 2 में बहुत सीरियस लेकर चल रही हूँ। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास में सप्लायर जो है उन्होंने गुड्स बेचे 4.2 लाख रुपीस के और हमें 2 साल के लिए यहाँ पर उधार दे दिया। तो 80,000 हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे कैश प्राइस पर जो कि 4.2 लाख रुपीस था और जो डिफरेंस अमाउंट है उसे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह शो करेंगे। आ गया समझ में इतना? अब हमारे पास में इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा 80K हो गया, टोटल अमाउंट हमारी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर 4,20,000 हो गई। तो हमें सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट यहाँ पर करना होता है। अब यहाँ पर इमीडिएटली पूरा 80,000 रुपए हम एक ही दिन में नहीं लिख रहे। 80,000 रुपए तो 2 साल का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर 2 साल के क्रेडिट पीरियड के अकॉर्डिंग इसको अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइजेशन होता है कि हम कितना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपेमेंट कर रहे हैं। तो जो ईएमआई शेड्यूल बनता है ना, जब आप ईएमआई पे करते हो तो बैंक में यहाँ पर एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं जिसमें कि इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पीरियोडिकली चार्ज करोगे। तो जनरल एंट्रीज कैसे बनेंगी बताना। देखो, डे 1 आपने परचेज करी थी, डे 1 परचेज करी आपने, परचेज करी तो इन्वेंट्री आपके पास आई। इन्वेंट्री अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, एसेट है ना, रियल अकाउंट होते हैं इन्वेंट्रीज अगर हैं वो एक एसेट है और एसेट रियल अकाउंट का पार्ट है। तो हमें क्या करना होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमारे पास में यहाँ पर इन्वेंट्री तो चलो ठीक है 4,20,000 की आ गई, लेकिन एक चीज थी कि क्रेडिट क्या करेंगे। तो एक अमाउंट जिसमें हमने मान लो यहाँ पर XYZ ट्रेडर्स से इसको खरीदा होता, तो XYZ लिमिटेड का अकाउंट जो है वो हमारे लिए क्रेडिटर बन गए, उन्होंने हमें उधार दिया है, उनके अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। आगे समझ में? तो 2 किसका अकाउंट बनेगा, XYZ लिमिटेड का बनेगा जिसको हम क्रेडिट करेंगे। ऑल्सो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक चीज और है, वो चीज क्या है, हमें तो इनको कितना पैसा देना है, 5 लाख रुपए देने हैं। तो ये 80,000 कहाँ दिखाओगे, 80,000 भी आपके लिए एक एक्सपेंस है। 80,000 मेरे लिए एक एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर डेफर्ड इंटरेस्ट या प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट बनाकर इसको भी डेबिट करोगे 80,000 रुपीज से। तो 2 एंट्रीज बनी, एक इन्वेंट्री की, एक यहाँ पर हमारे एक्सपेंस के लिए, और क्रेडिट करा हमने एक अकाउंट को, दैट इज हमारा जो अकाउंट पेएबल है। अब ओवर 2 इयर्स क्या हो रहा होगा, अगले 2 साल में अमोर्टाइजेशन होता है। अमोर्टाइजेशन में क्या होगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होगा, ठीक है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ से, और क्रेडिट करेंगे हम डेफर्ड इंटरेस्ट को। ठीक है, तो पोर्शन हमारा 80,000 रुपीस का जो है वो ओवर 2 इयर्स इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट हो रहा होगा। तो कुछ पोर्शन हमारा डेबिट से क्रेडिट की तरफ चला जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से हमारे पास में जो कंपनी दी है वो इन्वेंट्री को परचेज करती है और किस तरीके से यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजेक्शन की। तो इन्वेंट्री 4,20,000 की बनी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 80,000 का, और अमोर्टाइज करा हमने इसको ओवर 2 इयर्स। ओके।
चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट incurred by a furniture manufacturer must be excluded from the value of closing stock or tables। यहाँ पर कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कि हमको यहाँ पर अगर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है तो उनकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से एक्सक्लूड करनी होंगी। रॉयल्टी अगर हमने पे करी फॉर डिजाइन ऑफ द टेबल, स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पर ऑफ फिनिश्ड टेबल्स वेटिंग फॉर डिस्पैच टू कस्टमर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द सेल्स ऑफिस। अब हमारे पास में यहाँ पर इंड एस 2 क्या कहता है या एएस 2 क्या कहता है कि एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री है कि भाई हमारे पास कॉस्ट में क्या आएगा, तो कॉस्ट हमारे पास में जो कि इन्वेंट्री को इसकी प्रेजेंट लोकेशन पर या कंडीशन पर लेकर आती है, मेकिंग इट रेडी फॉर सेल एंड यूज, तो वो हमारे पास में इंक्लूड होगी। कौन सी कॉस्ट इंक्लूड हो रही है बच्चों? वो कॉस्ट इंक्लूड हो रही है जब हम इन्वेंट्री को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, अब ये रेडी टू यूज या सेल है, ठीक है। और अगर हमारे पास में कोई ऐसी कॉस्ट है जो कि जब हमारे गुड्स रेडी हो गए उसके बाद लगी या फिर हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो उनको हम पीरियड कॉस्ट लेकर चलते हैं। पीरियड कॉस्ट कौन सी है? जब रेडी टू यूज हो गया आइटम उसके बाद में कुछ कॉस्ट अगर हमारी इनकर हो रही है। पहला आता है रॉयल्टी जो हमने डिजाइन के लिए पे करी है। अब यहाँ पर हम मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं इस टेबल को वो कैसे कर रहे हैं? जब तक हमारे पास डिजाइन ही नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और इसे हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ परचेज में या कन्वर्जन में लेकर चलते हैं। दूसरा स्टोरेज कॉस्ट। अब स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पर फिनिश टेबल्स की है जो कि डिस्पैच करनी है कस्टमर्स को। अब ये अपनी फाइनल कंडीशंस में ऑलरेडी है और इनको अगर हम स्टोर कर रख भी रहे हैं तो हमारी कोई वैल्यू तो ऐड कर नहीं रहे। मेरे पास सामान रखा हुआ है, कस्टमर को बेचना है, कोई वैल्यू ऐड हो रही है? नहीं हो रही है। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी बिक जाए अब ये, तो यहाँ पर इसको हमें एक्सक्लूड करना होगा। आगे समझ में? एक बार सारा इरेज कर देती हूँ। तो हम इसे क्या कर रहे हैं? स्टोरेज कॉस्ट को इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इट इज नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू। तो स्टोरेज कॉस्ट जो होती है वो हमारी केवल तब कैपिटलाइज की जाती हैं अगर ये जरूरी है कि हम इनको प्रोडक्शन के दूसरे पार्ट में, जैसे मान लो 2 पार्ट है हमारे पास कि रॉ मटेरियल मैंने रखा और उसको प्रोसेस कराने के लिए अभी वेट कर रहे हैं, तो मैं स्टोरेज कॉस्ट को ऐड कर रही हूँ। भाई फिनिश गुड्स बन चुका है, अब तो कस्टमर के पास जाना है, तो मेरे पास इसको रखने की कोई भी यहाँ पर वजह नहीं है, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये क्या बन गया? ये बन गई पीरियोडिक कॉस्ट। तीसरा बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन अगर फैक्ट्री प्लांट का हो रहा है, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तुरंत तो कैश हम पे नहीं करे डेप्रिसिएशन के लिए। तो प्लांट मशीनरी को हमने यूज किया था ताकि हम हमारे पास में जो फर्नीचर है, लेट अस से टेबल जो है वो आपकी यहाँ पर वुड की है, तो हमने यहाँ पर उसको वुड्स को यहाँ पर किस में कन्वर्ट किया होगा? टेबल्स में कन्वर्ट किया होगा। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, ठीक है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में से यूज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अगर सेल्स ऑफिस की है तो यहाँ पर इज इट एडिंग एनी एक्स्ट्रा वैल्यू इनटू द प्रोडक्ट? नो। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं वो हमारी इन्वेंट्रीज को उनकी प्रेजेंट लोकेशन में या कंडीशंस में लाने के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहे, इसीलिए इनको हम एक्सक्लूड करते हैं और जिसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं वो हमारी पीरियड कॉस्ट है। आगे समझ में? तो हम यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स एक्सक्लूड कर रहे हैं? स्टोरेज हमारे फिनिश गुड्स का और हमारे सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, और रॉयल्टी और डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 4 ओनली। याद रहेगा? समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू? अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझो विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस आपके उनसे रिलेटेड बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं उस टॉपिक को कवर कर रही हूँ, लेकिन आपको कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं ताकि आप करेक्शन कर पाओ यहाँ पर एग्जाम में, आपको स्टेटमेंट्स गड़बड़ ना हो। तो हमारे पास एक इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड 23 होता है जो कि डील करता है बोरोइंग कॉस्ट के साथ में। अब बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पर क्या होती है बच्चों?
यहाँ पर हमें कैपिटलाइजेशन करना होता है फॉर कॉस्ट, जैसे हमें एक्विजिशन किया, कंस्ट्रक्शन किया या प्रोडक्शन करा किसी क्वालिफाइंग एसेट का। ना व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट? जो कि यहाँ पर एक ऐसा एसेट है जिसमें हमें सब्सटेंशियल टाइम लगेगा इसको बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई फैक्ट्रीज हैं या एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री मुझे तैयार करनी है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। एंड बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट हो सकता है, अमोर्टाइजेशन, डिस्काउंट्स यहाँ पर जो हमें मिल रहे हैं या प्रीमियम्स मिल रहे हैं उसका। इसके अलावा कुछ एंसिलरी कॉस्ट हमारी हो सकती हैं, या एक्सचेंज रेट में अगर डिफरेंसेस आ गए। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एक क्राइटेरिया है जिसमें कि कब हमें हमारे एक्सपेंडिचर, एक्टिविटीज, बोरोइंग कॉस्ट को इनकर करना है और कब यहाँ पर हमें नहीं करना, और कैसे इनको कैलकुलेट करना है। तो वो सारी चीजें इंड एस 23 के अंडर दी जाती हैं, जिसमें कि ये बोलते हैं कि अगर हमें बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है तो वो तब होता है जब एक्सपेंडिचर हमारे एसेट पर इनकर हो चुका है, या हम वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत कंपलसरी है कि हम अपनी एसेट को प्रिपेयर करें, या फिर बोरोइंग कॉस्ट हमारी इनकम हो गई है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा याद कर लो, ऐसा समझने की बहुत ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है कि एक बोरोइंग कॉस्ट नाम की भी चीज होती है जो कि हमारी इंड एस 23 का हिस्सा है, ना कि AS2 का हिस्सा है। इतना समझ में आ गया? अब आ जाओ क्वेश्चन पर। तो ये बोल रहे हैं भाई देखो, इंड AS 2 और इंड AS 23 है हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास में हम आपको बता रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा केस है जब बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बोला था ना, दोनों चीजें कोरिलेट कर भी क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलेबस से एक दो लाइन एक्स्ट्रा पढ़कर चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, एग्जामिनर फंसाए नहीं। तो अब यहाँ पर कोर क्वालिफाइंग एसेट जो था उसका कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूजुअली इंटरेस्ट पे किया जाता है लोन्स के ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ वो मेरे लिए एक एक्सपेंस है, एक फाइनेंसिंग कॉस्ट है कि भाई मैं अपने लिए फाइनेंस अरेंज कर रही हूँ, कैपिटल अरेंज कर रही हूँ, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन इंड एस 23 ये बोलता है कि आप अपने इंटरेस्ट को भी कैपिटलाइज कर सकते हो, मतलब इसको भी आप अपनी वैल्यू में ऐड कर सकते हो। किसकी वैल्यू में? एसेट की वैल्यू में ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका जो एसेट है ये क्वालिफाइंग एसेट है, तो मीनिंग एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हमें लग रहा है इस एसेट को तैयार करने में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री या फिर एक पूरी की पूरी मशीन हमारे पास है, और ये मास प्रोड्यूस नहीं हो रही है रिपीटेटिव बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि ईंटें अगर रिपीटेटिव बेसिस पर बन रही हैं तो वो हमारी यहाँ पर एक क्वालिफाइंग एसेट बन गई, नहीं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कार्स ऑन एन असेंबली लाइन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम थाउजेंड्स ऑफ कार्स भी बना रहे हैं तो भी एक रिपीटेटिव प्रोसेस है, और क्योंकि रिपीटेटिव प्रोसेस है तो इंड एस 23 इसको एक्सप्लिसिटली हमारी इन्वेंट्रीज जो हैं, ठीक है, उससे एक्सक्लूड करता है, क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज में रिपीटेटिव बेसिस पर बन रहे हैं, ये हमारे रूटीन प्रोडक्शन का पार्ट है, और इंटरेस्ट को अगर हम यहाँ पर कैपिटलाइज करने गए तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज करनी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि प्रोडक्शन किया आपने चीज का या विस्की का जिसमें कि एक 2 साल का मैच्योरेशन पीरियड लग रहा है, तो हमें एक सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है, तब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार हो रहा है सेल के लिए। और अगर सेल के लिए हमारे पास में 2 साल के बाद तैयार हो रहा है तो एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जहां पर कि पैसेज ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इन्वेंट्री कुछ वैल्यू गेन कर पाए। तो अगर हम इन फंड्स के ऊपर जो हमने फंड्स लिए थे इसको तैयार करने में उस पर कोई इंटरेस्ट पे कर भी रहे हैं तो वो भी जरूरी है ताकि हमारी इन्वेंट्री वैल्यू गेन करे। इसीलिए ये हमारा यहाँ पर कैपिटलाइज होता है टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हमें इसको ऐड करना होगा। तीसरा बोल रहे हैं इन्वेंट्री हमने खरीदी थी क्रेडिट में, 3 महीने का इंटरेस्ट फ्री पीरियड था, तो यहाँ पर जो फिनिश्ड इन्वेंट्री है वो ऑलरेडी रेडी फॉर सेल है, कोई प्रोडक्शन, मैच्योरेशन या कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। कंस्ट्रक्शन हुआ ऑफिस बिल्डिंग का फॉर ओन यूज, PPE हमारी में आ रही है। तो यहाँ पर देखो ये एक क्वालिफाइंग एसेट है, ऑफिस बिल्डिंग है, बहुत सालों तक यूज होगी, टाइम लेगी बनने में और हमें वैल्यू ऐड कर देगी।
लेकिन यहाँ पर हमसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के लिए पूछा है और ये हमारे लिए एक पीपीई है। तो पीपीई तो हम इंडिया 16 में कवर कर रहे, जिस पर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। राइट, समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पर आपके लिए बी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है सेल के लिए रेडी करने में, तो ये क्वालिफाइंग एसेट का हिस्सा हो गया। तो कुछ बोरोइंग कॉस्ट जो होती हैं उनको हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करना पड़ता है। कब ऐड करते हैं? जब प्रोसेस रिपीटेटिव नहीं है और ओवर द टाइम जब हम यहाँ पर इसको रखते हैं अपनी इन्वेंट्री में, तो ये इन्वेंट्री में एक वैल्यू ऐड कर कर देता है, जैसे कि विस्की बनाने में टाइम लगा या चीज बनाने में टाइम लगा। सिंपल, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक कंसल्टिंग फर्म है जिसके पास में एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। वेरी गुड। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ईयर एंड में ये इनकम्प्लीट रह जाता है। बहुत दुख की बात है। इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस, WIP जिसे हम बोलते हैं, है ना? पढ़ाया था मैंने WIP आप लोगों को। फॉर दिस सर्विस प्रोवाइडर शुड इंक्लूड, यहाँ पर जो इन्वेंट्री है उसमें हमारे ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इनके लिए हम क्या चीजों को इंक्लूड कर कर चलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है प्रॉफिट मार्जिन फॉर दिस सर्विस प्रोवाइडर शुड इंक्लूड, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन एस्टिमेटेड ऑन वर्क डन, यहाँ पर सॉरी मैंने थोड़ा गलत लाइन पढ़ लिया, लेबर कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजरी पर्सनल एंड एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ नॉन बेलेबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सेल्स कमीशंस पेड टू एजेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पार्टनर्स। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट बताओ क्या लग रहा है? फर्म है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कंसल्टिंग फर्म है। कंसल्टिंग फर्म है तो इन्वेंट्री कैसी होगी? इंटेंजिबल, राइट? तो यहाँ पर फिजिकल गुड्स जैसे कि कार्स, टेबल्स, ये सब तो बन नहीं रही है। फिर क्या हो रहा है? सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स, ऑडिटर्स, इनकी भी एक इन्वेंट्री होती है जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। नाउ व्हाइल आई एम टीचिंग यू दोस पीडीएफ नोट्स फ्रॉम व्हिच आई एम टीचिंग यू, ये मेरे लिए एक इन्वेंट्री है। तो सम पीपल ट्राई टू सेल इट टू अदर पीपल, ठीक है? तो वो मेरी सामान को चोरी कर कर बेच रहे हैं, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस है। अब सर्विस वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वो कॉस्ट इनकर हो रही है किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, जो कि अभी हमारा हमने बिल नहीं बना कर दिया अपने क्लाइंट को। तो सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी इन्वेंट्री को कैसे मेजर करते हैं? कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन, राइट? कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन। तो अब जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, एक डायरेक्ट लेबर लग रही है, राइट? अगर मैं किसी कंपनी में पढ़ा रही होती यही सेम चीज, तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ सैलरीज दे रहे होते वो मुझे 1-1.5 लाख रुपए जो भी देते, है ना? अब आप कहेंगे इतने पैसे मैम, हाँ इतने ही मिलते हैं। तो यहाँ पर सैलरीज या वेजेस हमारे पर्सनल्स के डायरेक्टली वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। फिर सुपरवाइजरी लेबर्स होते हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ मैनेजर सुपरवाइजिंग दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स हो सकते हैं जैसे कि कॉस्ट आपकी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ठीक है? तो हम सैलरीज, वेजेस, यहाँ पर जो पर्सनल्स यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, सुपरवाइजरी लेबर्स जो कॉस्ट ऑफ मैनेजर्स हो गए जो उन प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, और एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स हो गए जो कि कॉस्ट हमारी उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्टली रिलेटेड है। तो वो सभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो सभी हम ऐड कर कर चलते हैं। याद रहेगा, लिख दूं, डायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजरी, ठीक है, और यहाँ पर एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स। एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड करते हैं हमारी प्रॉफिट मार्जिन कितनी होगी, क्योंकि अभी हम कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट्स हमारे कब रिकॉग्नाइज होते हैं? जब रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, जब पैसा मिल गया, जब रिवेन्यू मेरे पास रिकॉग्नाइज हो रहा है, ठीक है? नॉन एट्रीब्यूटेबल क्लेम्स, अगर मान लो HR है, CEO है, सैलरीज इनकी जा रही हैं, तो जनरल ऑफिस कॉस्ट को भी हम यहाँ पर हमारी एक्सक्लूड करते हैं। और जो सेलिंग कॉस्ट होती हैं जैसे कि कोई कमीशन लग रहा है, मार्केटिंग लोग करते हैं, तो वो भी हम एक्सक्लूड कर कर चलते हैं। अब फटाफट से देखो, प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगी नहीं होगी? अभी बताया था मैंने कि यहाँ पर इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट पर हमारी चलती है, ना कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर। तो ये तो बिल्कुल ही हमारे प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है, नहीं लेकर चलेंगे। दूसरा बोल रहे लेबर कॉस्ट से सुपरवाइजरी पर्सोनल की और एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड से लेकर चलेंगे, क्यों नहीं लेकर चलेंगे? यहाँ पर जो डेफिनेशन अभी समझाई थी उसको परफेक्टली फिट कर रहे हैं।
कॉस्ट हमारे नॉन अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, अगेन जो रिसेप्शनिस्ट हैं या जो एचआर मैनेजर हैं वो वर्क नहीं कर रहे क्लाइंट प्रोजेक्ट के ऊपर, तो नॉन अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन होते हैं, जिनका एचआर सीईओ ये सब हो गए। फिर सेल्स कमीशन जो हमने पे करे, अगेन ये सेलिंग एक्सपेंस है हमारे लिए, ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्वेंट्री में लेकर चलेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पार्टनर्स की, तो यहाँ पर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी है, एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। सच में तो कोई कॉस्ट नहीं दे रहे हो ना, कोई पैसा तो हाथ से जा नहीं रहा, तो इसको आप लेकर नहीं चलोगे, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक बार चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, सर्विस प्रोवाइडर्स इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन पर लेकर चलते हैं। लेबर कॉस्ट जो पर्सनल डायरेक्टली यहाँ पर एंगेज्ड है सर्विस प्रोवाइड करने में, इंक्लूडिंग हमारे सुपरवाइजर्स या मैनेजर्स, उनको हम लेकर चलेंगे। और एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स को लेकर चलेंगे। एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि हमारे पास में सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस हो गए, या फिर हम प्रोजेक्ट के लिए कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो सब हो गए। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो यहाँ पर मेरे पास एक माइक है, एक यहाँ पर लैपटॉप लग रहा है, मैं पेन टैब से पढ़ा रही हूँ, एक पेन टैब लग रहा है, तो ये सब मेरी कुछ कॉस्ट होगी, तो वो भी हमारी इसमें ऐड हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बारी। एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें कि हमारे पास मेन प्रोडक्ट एम और बाई प्रोडक्ट बी है। बाई प्रोडक्ट बी जो है वो इमटेरियल है, इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पर लेकिन इसके पास एक सेल्स वैल्यू है। कंपनी यहाँ पर इसको 5,000 रुपए में बेच देती है। प्रोसेस कॉस्ट लगा आपका 1,00,000 रुपए का। अब करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा, मटेरियल वर्सेस इमटेरियल। अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास लेफ्ट ओवर्स बच जाते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट्स के साथ में। जॉइंट प्रोडक्ट क्या था, दो, और यहाँ पर जैसे पेट्रोल हम क्रूड ऑयल से बना रहे थे, डीजल भी बना रहे थे, राइट। तो यहाँ पर जब दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स हाई सिग्निफिकेंट वैल्यू के बनते हैं, तो ये हमारे पास में स्प्लिट हो जाती है कॉस्ट। बाई प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें तो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमारे लो या इमटेरियल वैल्यू के, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर हमने क्या करा, कोल तार बना लिया, तो कोल तार जो है वो हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट की तरह बनकर आया, तो ये हमारे पास में हो सकता है, या सॉडस्ट होता है टिम्बर मिल से। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट हमारे पास जब बनकर आते हैं लो या इमटेरियल वैल्यू के, तो वो बाई प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब बाई प्रोडक्ट के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि इंड AS 2 ने बोले हैं। ये बोलता है कि बच्चों देखो, अगर वैल्यू हमारी स्मॉल भी है, हमारी वैल्यू स्मॉल भी है, तो हम टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉस्ट अलोकेशन में। हम मेजर करेंगे बाई प्रोडक्ट को उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू में, ठीक है, कि हम इसको कितने में बेच पा रहे हैं। और जो ट्रीटमेंट है, कॉस्ट हमारा जो मेन प्रोडक्ट था उससे इसकी कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। मान लो यहाँ पर पेट्रोल से मैंने कोल तार बनाया, है ना, तो पेट्रोल यहाँ पर मान लो 50 लाख रुपए जो भी हमारी कॉस्ट लगी थी उतने में हुआ, और जो कोल तार था लेटस से वो आपका 50,000 रुपए ही था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, केवल 4.5 लाख रुपए हमारी कॉस्ट लेकर चलेंगे। आ गया समझ में। तो जो सेल होती है स्क्रैप वैल्यू की, वो इफेक्टिव कॉस्ट हमारी दिखाती है। तो अब हमें क्या-क्या डेटा दे रखा है, डेटा हमें एक सेकंड ना इसको साफ कर दूं, यहाँ से हटा दूं। देखो अब यहाँ पर हमारे पास में टोटल प्रोसेस कॉस्ट कितना होगा, 100 एंड 1000 हो गया, है ना। प्रोसेस कॉस्ट हमें दे रखा है 1,00,000 रुपीज। मेरा ना लैपटॉप शट डाउन हो गया था बैटरी लो की वजह से, मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलो, तो यहाँ पर प्रोसेस कॉस्ट आपका 100,000 हो गया। बाय प्रोडक्ट बी सेल्स वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो बाई प्रोडक्ट हमने यहाँ पर 5,000 रुपीज का बेचा है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में किस तरीके से जो हमारी कॉस्ट है वो इनकर हो रही है। तो 1,00,000 रुपीज हमारी 100,000 टोटल कॉस्ट इनकर हुई। जो रिकवरी थी वो 5,000 हमारे पास हो गई, राइट। अब जो नेट कॉस्ट होगी मेन प्रोडक्ट की वो हमारे लिए 95,000 हो गई। तो मेन प्रोडक्ट से हमने बाई प्रोडक्ट निकाला था। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट मेरे पास में 1,00,000 का था, 5,000 रुपए मैंने यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट थी वो जितने में बेचा है इसको माइनस कर लिया, तो ये हमारे पास नेट कॉस्ट आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स हमने सेंड की है कंसाइनी के पास में,
कंसाइनर के एक्सपेंसेस जो फ्राइट में लगे उसको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में लगे, कंसाइनी के एक्सपेंस इन्होंने इंपोर्ट करा तो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी, गोडाउन का रेंट यहाँ पर पे करा, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस लगे, तो वो सारी चीजें जैसे मार्केटिंग वगैरह इन्होंने की होगी तो वो सब हमें इन्होंने दे रखा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें देखना है कि भाई किस तरीके से जो हमारा अनस्टोर्ड स्टॉक है वो 20% है, तो वैल्यू क्या होगी स्टॉक की। तो एक गेट थियरी होती है, गेट थियरी क्या कहती है, ये कहती है कि हमारे जो कंसाइनमेंट्स हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दो अपने कंसाइनमेंट्स के लिए, ठीक है। किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है ये, कि ये कब हो रहे हैं, व्हेन आर दे हैपनिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऐसा गोडाउन का गेट समझते हैं एज द फिनिशिंग लाइन। जब गोडाउन में मेरा सामान जा रहा है, ये मेरी फिनिशिंग लाइन है, तो इससे पहले जो भी कॉस्ट लग रही है वो नॉन रिकरिंग है, मतलब सामान एक ही बार तो आएगा, बार बार तो नहीं आ रहा, वो वाला सेम सामान। तो कॉस्ट इनकर्ड जो कि हमें गुड्स मूवमेंट में लग रही है फ्रॉम द कंसाइनर टू कंसाइनी, कंसाइनर से कंसाइनी के पास में कुछ कॉस्ट लगी होगी, ठीक है, तो इसे हमें अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करना है। जैसे फ्राइट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंपोर्ट ड्यूटी होती है, क्लियरिंग चार्जेस होते हैं, या फिर लोडिंग अनलोडिंग होती है सामान की, लोड करना, ट्रक में लोड करना, ट्रक से बाहर निकालना, अनलोड करना। फिर आता है आफ्टर द गेट। आफ्टर द गेट कौन सी होती हैं, जो कि रिकरिंग होती हैं। यहाँ पर अगर गोडाउन में सामान चला गया तो गोडाउन का रेंट पे करना पड़ेगा, जो स्टॉक आप मेंटेन कर रहे हो उसका इंश्योरेंस देना पड़ेगा, सेल्समैन की सैलरी देनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक्सपेंस जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो हमारे पास में अब किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है वो देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या बोल रही हैं, कॉस्ट क्या है गुड्स की, कॉस्ट है हमारे लिए गुड्स की 100,000 1,00,000 रुपीज, फाइन, ये हमारी बेस कॉस्ट बन गई। कंसाइनर ने जो सामान ट्रांसपोर्ट से मंगवाया तो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगे, ठीक है, 1,10,000 हो गए। इंपोर्ट ड्यूटी 5,000 रुपए की लगी, ये भी हमारी नॉन करिंग है, अभी तो गोडाउन तक तो सामान पहुंचा नहीं, ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर गोडाउन का रेंट जो है वो तो हमें तब तक देना है जब तक ये सामान बिक नहीं जाता, और सेलिंग एक्सपेंसेस भी हमारे लगेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इन दोनों को एक्सक्लूडेड रखना है, इन दोनों को हमें अपनी ऐड क्वेश्चन उसमें नहीं करना। तो 1,15,000 मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरी टोटल कॉस्ट बन रही है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अनसोल्ड स्टॉक आपका 20% है, बाकी तो स्टॉक आपने बेच दिया। तो स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर 1,15,000 थी। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 20%, उसकी यहाँ पर स्टॉक वैल्यू कितनी है। तो 1,15,000 का 20% होगा विच इज 23,000। 1,15,000 का 20% कितना होता है, 23,000 होगा। सिंपल है, समझ में आ गया। तो ए हमारे यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस गेट थियरी ले लो कि जब तक हमारे पास में जो फिनिश लाइन होती है इन्वेंट्री के लिए वो गोडाउन का यहाँ पर गेट होता है। तो गोडाउन के अंदर सामान जाएगा तो कॉस्ट बार बार लगती रहेगी, उससे पहले जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट से रिलेटेड वो एक ही बार लगेगी। सिंपल है। अब आ जाते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पर। ये बोल रहे हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज मैंडेटेड बाय इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो यहाँ पर हमारे पास में यूनिक वर्सेस इंटरचेंजेबल का वो लगता है कॉन्सेप्ट, क्या लगता है, यूनिक वर्सेस इंटरचेंजेबल। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है, देखो ज्यादातर जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो हमारे पास में यहाँ पर इंटरचेंजेबल होती हैं। मतलब एक हमारी जो यहाँ पर मान लो टूथपेस्ट खरीदने गए आप, तो टूथपेस्ट की 2 पेप्सोडेंट की ट्यूब सेम होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फीफो मेथड लगाते हैं या तो वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं, जो मैंने आपको आपके फॉर्मूले के थ्रू इन्वेंट्री वाले पूरे प्रोसेस में समझाया हुआ है कि लीफो क्या होता है, फीफो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वीडियोस आप कॉन्सेप्ट वाली साथ में देख रहे हो, वरना फिर ना यार दिक्कत हो जाएगी, मैराथन ही ले आती वरना तो मैं। थोड़ा थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फेज 2 है, ठीक है, मेहनत में आलस नहीं करना। तो यहाँ पर अब हमारे लिए ये ट्रैक करना कि भाई हर एक सिंगल ट्यूब यहाँ पर कैसी है, वो अननेसेसरी या फिर बहुत ही ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन कुछ हमारे आइटम्स यूनिक होते हैं जो कि नॉन इंटरचेंजेबल है नेचर में। तो ऐसे में हमारे पास में
हम क्या यूज करते हैं रूल? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जिसमें कि आइटम्स जो कि ऑर्डिनरली हमारे इंटरचेंजेबल नहीं है और गुड्स या सर्विसेज हमारे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए बनी है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर टूथपेस्ट और सोप है, इंटरचेंजेबल है, नहीं यूज करेंगे। कार है हमारी, स्टैंडर्ड कार्ड्स हैं, तो यहाँ पर हम फीफो या स्पेसिफिक आईडी अलाउ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में स्पेसिफिक तरह के मॉडल्स बन रहे हैं, स्टैंडर्ड मॉडल्स पर बन रही है, लेकिन ये हमारी मैंडेटेड नहीं होती है। फिर बोल रहे हैं कस्टम ब्रिज। अब ब्रिज यहाँ पर एक ही तरह का बन रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी जब कस्टम ब्रिजेस बना रही है, हर जगह अलग अलग तरह के ब्रिजेस बनेंगे, तो एक ब्रिज दूसरे ब्रिज से टोटली डिफरेंट होता है। हम इनको यहाँ पर एवरेज नहीं निकाल सकते हैं कि भाई स्मॉल वुडन ब्रिज का एक लार्ज स्टील वन के साथ में क्या होगा, तो स्पेसिफिक कॉस्ट हमें देखनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, पेट्रोलियम रिफाइनरी पर अगर ऑयल वगैरह बन रहा है या कोल माइनिंग में कोल हो रहा है, तो ये भी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, इंटरचेंजेबल हैं, तो इनको भी हम लेकर नहीं चलेंगे। सिंपल एज दैट, समझ आ गया? नेक्स्ट आ जाओ। इन अ पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, डिफ्लेशन हो रहा है, कॉस्ट फॉर्मूला यहाँ पर रिजल्ट करेगा कौन सा वाला? इन लोअर नेट इनकम प्रॉफिट। तो जब हमारे पास हायर कॉग्स होता है, कॉग्स क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ऐसे में हमारा जो प्रॉफिट होता है वो लोअर होता है। जब हमारे पास लोअर कॉग्स होता है, तो हमारे पास में क्या होगा? हायर प्रॉफिट होगा। तो अब सिनेरियो क्या है? डिफ्लेशन का है। डिफ्लेशन है तो प्राइसेस हमारे गिर रहे हैं। तो जब हमारे प्राइसेस गिर रहे हैं, तो जो मैंने पुरानी इन्वेंट्री खरीदी थी, वो तो मेरे लिए अभी हाई हो प्राइसेस पर होगी, महंगी हो गई। 10 रुपए का सामान अगर अभी मार्केट में 5 का मिल रहा है, तो मैंने जो 10 रुपए का सामान पहले 10 रुपए में खरीदा, वो तो हायर प्राइसेस के लिए है, और अभी जब खरीदा तो 5 रुपए में मिल गया, सस्ते में मिल गया, लोअर प्राइस है। तो ये हो गई न्यू इन्वेंट्री, ये हो गई ओल्ड इन्वेंट्री। तो अब हमारे पास में क्या पूछा है कि फॉलिंग प्राइसेस में कौन सा हमें कॉस्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हर एक मेथड को अपने आप समझते हुए चलो। फीफो लगाया, ओल्डेस्ट आइटम्स को पहले बेचोगे, है ना? ओल्डेस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ओल्डेस्ट आइटम पहले बाहर जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक्सपेंसिव ओल्ड स्टॉक था, कॉस्ट हमारा हाई है, प्रॉफिट हमारे लो हो गए। दूसरा हमारे पास क्या था? यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसिव ओल्ड स्टॉक को यहाँ पर एक्सपेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास में प्रॉफिट लो हो जा रहे हैं। लीफो में हम आएंगे, लीफो में न्यूएस्ट आइटम्स को पहले बेचेंगे, तो चीप हमारा स्टॉक होगा, सस्ता स्टॉक होगा, कॉस्ट हमारा लो होगा, प्रॉफिट हमारा हाई हो जाएगा, राइट? लेकिन अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी ये है कि अगर हमें लोएस्ट प्रॉफिट्स चाहिए, तो हमें हाईएस्ट कॉस्ट के साथ जाना पड़ेगा, और डिफ्लेशन में फीफो यहाँ पर एक्सपेंसिव ओल्ड स्टफ को कॉग्स में पहले भेज रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए यहाँ पर हमें क्या यूज करना है? हमें यहाँ पर फीफो को यूज करना होगा, एक्सपेंस द ओल्डेस्ट कॉस्ट टू कॉग्स, तो हायर कॉस्ट लोअर प्रॉफिट हमें लेकर आएंगे। आ गया समझ में? तो लोएस्ट नेट इनकम या लोएस्ट प्रॉफिट हमें फीफो से मिलेगा, लीफो में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। सिंपल एज दैट। चलो, अ कंपनी नॉर्मली लूजेस 2% ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मैंने आयरन नेल्स बनाए, आयरन नेल्स बनाने में जो वो आयरन शीट थी, उसमें से कुछ प्रोडक्शन यहाँ पर आयरन जो था वो मशीन हटा देगी, स्क्रैप बन जाएगा। करंट बैच हमारा 1000 यूनिट का बना, 50 यूनिट हमारी स्पॉइल हो गई, खराब हो गई। तो कॉस्ट पर यूनिट हमारी 10 रुपीज दे रखी है। अब स्पॉइलेज को कैसे ट्रीट करना है, मैंने आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस समझाया था। इवन अभी यहाँ पर जो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग करवाई थी, उस टाइम पर भी थोड़ा थोड़ा बताया था कि नॉर्मल लॉस अगर यहाँ पर हम देखें तो कंपनी के लिए 2% है ना? नॉर्मली लूज करे, ये नहीं दिखा होगा एग्जाम में, कम बस इतना ही लिखा होगा, तो नॉर्मल लॉस है ये तो हमारे लिए 2%। करेंट बैच में क्या हुआ? करेंट बैच में 50 यूनिट्स हमारी खराब हो गई, तो नॉर्मल लॉस जो था, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें इवोपरेशन या स्क्रैप्स को हम कट कर रहे हैं, उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो कॉस्ट ऑफ लॉस यूनिट्स होती हैं, वो गुड यूनिट्स यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और गुड यूनिट्स हमारी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। एबनॉर्मल कॉस्ट जैसे कि फायर हो गई, थेफ्ट हो गई, केयरलेसनेस से, वो हमारी यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं उसको इन्वेंट्री से। तो अगर एबनॉर्मल लॉस है
तो इन्वेंट्री से एक्सक्लूड करोगे तो एक्सपेंसेस इमीडिएटली आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो है क्या चले जाते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि टोटल यूनिट्स 1000, 50 यूनिट्स स्पॉइल्ड हैं, 2% यहाँ पर हमारा ये जा रहा है, कॉस्ट पर यूनिट 10 है। ठीक है, एक बार लिख लेती हूँ मैं। टोटल यूनिट्स हमारे पास 1000 है, नॉर्मल लॉस हमारे पास में यहाँ पर 2% ऑफ 1000 है, फिर हमारे पास एक्चुअल लॉस जो हुआ है वो 50 यूनिट्स का हुआ है, और एबनॉर्मल लॉस अब हमें यहाँ पर देखना होगा। सबसे पहले तो 2% हमारे पास नॉर्मल लॉस कितना है, 1000 का 20 यूनिट्स हो गया। यूजुअली मेरे पास में जो लॉस होना चाहिए वो केवल 20 यूनिट का होना चाहिए, हुआ कितना है, 50 यूनिट्स का हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ होगा, 30 यूनिट्स का। 20 यूनिट्स यहाँ पर हमारी नॉर्मली जाती हैं, इस बार 50 गई हैं, तो 30 हमें यहाँ पर ज्यादा लॉस हुआ। तो 20 नॉर्मल यूनिट जो होती हैं उनकी कॉस्ट तो हम क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे ओवर गुड यूनिट्स। ठीक है, ये एसेट में चली गई, और जो 30 एबनॉर्मल यूनिट्स थी इनको हम अपने एसेट से हटा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको एक एक्सपेंस की तरह दिखाएंगे। सिंपल है। अब देख लो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स एब्जॉर्ब, 30 यूनिट्स जो होती हैं वो एक्सपेंस हो जाएंगी टू द प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। Work in progress is valued at prime cost, cost to date, selling price of finished goods less estimated cost of completion and selling expense, lower of cost to date and NRV of finished goods less cost to completion and selling expenses, fair value। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि भाई हमारे पास में जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसे कैसे वैल्यूएशन करना है। तो इसको ना कैसे याद करो, पेरेंट चाइल्ड वैल्यू, मतलब WIP अगर हमारी हाफ फिनिश्ड है तो इसको आप बेच नहीं सकते, तो वैल्यू डिपेंड करेगी फिनिश्ड गुड्स के ऊपर। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड कॉस्ट हमारे मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की, ये सब हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए कॉस्ट बन गई। NRV क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये हम देखते हैं कि भाई एस्टैब्लिश्ड एस्टिमेटेड प्राइस हमारे पास में यहाँ पर सेलिंग प्राइस का क्या होगा ऑफ फिनिश्ड गुड्स, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट हमारे पास क्या होगा, माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। ये मैंने पूरा फॉर्मूला करवा रखा है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने ये पूरा फॉर्मूला आपको कराया था। और वैल्यूएशन कैसे होगी, लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर हमें वही देखना होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में लोअर ऑफ कॉस्ट टू डेट एंड NRV ऑफ फिनिश्ड गुड्स। NRV का ये फॉर्मूला याद कर लेना, रट लेना, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको डिडक्ट करेंगे इन दोनों को हमारे नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस जो भी हमारे फिनिश्ड गुड्स का होगा। ठीक है, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन लोअर होती है, या तो कॉस्ट या तो NRV पर लेकर जाते हैं, इन दोनों में से देखेंगे कौन सा लो है। तो अगर यहाँ पर कॉस्ट लो है तो उसके साथ जाएंगे, अगर NRV लो होता तो उसके साथ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिटेलर है जिनके पास कुछ गुड्स अवेलेबल हैं फॉर सेल एट रिटेल प्राइस 10 लाख रुपीस, कॉस्ट यहाँ पर इन गुड्स की 6 लाख थी, सेल जो पीरियड में हुई वो 8 लाख रुपीस की हुई, एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा होगा। तो यहाँ पर रिटेलर, जैसे कि मान लो कोई सुपरमार्केट है, अब वो हजारों आइटम्स बेच रहे हैं और हर एक सिंगल यहाँ पर गुड्स की जो आइटम है वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए रिटेल प्राइस हम लोग देखते हैं और एक कॉस्ट मार्जिन लगा देते हैं। तो एक रेशियो याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले लिखते जाना जैसे जैसे बता रही हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, ठीक है, फिर हमारे पास में यहाँ पर रिटेल वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल आ जाएगा, ठीक है, इनटू 100। याद रहेगा, फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद हो गया, वैल्यूज पुट करो फटाफट से। 6 लाख कॉस्ट है गुड्स की यहाँ पर, इसके अलावा रिटेल वैल्यू जो थी वो 10 लाख थी, ठीक, 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 60% हो गया। मतलब जब हम 100 रुपए की सेल करेंगे तो जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है, 60% लगेगी, 60 रुपीज लगेगी। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे रिटेल प्राइस पर क्या होना चाहिए, तो स्टॉक हमारा रिटेल प्राइस पर अगर हम देखें तो टोटल गुड्स हमारे पास कितनी थी रिटेल में, माइनस हमारी सेल्स कितनी हुई रिटेल में। तो टोटल गुड्स हमारे पास 10 लाख की हैं, सेल्स हमारे पास 8 लाख की हुई, 2 लाख हम यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेकर चल रहे हैं।
अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको कॉस्ट में। तो स्टॉक हमारे पास रिटेल में कितना था, 2 लाख था। यहाँ पर ये जो 2 लाख का हमारा स्टॉक आया इनटू 60%, तो ये बन गया 1,20,000। क्या कर रहे हैं हम, एक बार देखो, दोबारा से समझाती हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है हम ये पता कर पाए कि हर एक सिंगल आइटम जो है वो यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो हम एक रिटेल प्राइस ढूंढते हैं, उस रिटेल प्राइस के ऊपर हमारी कॉस्ट परसेंट लगा देते हैं, दैट इज हमारी मार्जिन लगा देते हैं। तो कॉस्ट टू रिटेल रेशियो हमने देखा, देखो कॉस्ट हमारी गुड्स का 6 लाख था, ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर जो गुड्स हैं उनकी जो सेल हो रही है वो 10 लाख पर हो रही है। सेल जो इस पीरियड में हुई वो 8 लाख की हुई है केवल। अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल हमारे पास में यहाँ पर कितनी दे रखी है, इन्होंने 6 लाख दे रखी है। फिर इन्होंने रिटेल वैल्यू जो गुड्स अवेलेबल है वो 10 लाख बता रखी है, तो वो हमने डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर पुट की और कॉस्ट टू रिटेल रेशियो निकाल लिया। कॉस्ट टू रिटेल रेशियो निकालने के बाद अब हमें क्लोजिंग स्टॉक पता करना है रिटेल प्राइस पर। इसके लिए स्टॉक हमारे पास रिटेल में कितना है ये हमें देखना है। तो टोटल गुड्स हमारे पास 10 लाख थी, जिसमें से 8 लाख इन्होंने बोला कि हम अभी तक बेच चुके हैं 8 लाख का, तो 2 लाख रुपीस का सामान बचा। अब ये जो 2 लाख रुपीस का सामान बचा उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हमें कॉस्ट मार्जिन लगा लेते हैं। कॉस्ट मार्जिन हमने अपनी 60% निकाली इस फॉर्मूले के थ्रू, तो वो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास में कॉस्ट आ गई। समझ में आया। मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी। अब कॉस्ट निकालने के लिए इसलिए मुझे यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर मेथड जो है वो यूज करना पड़ेगा। आ गया समझ में। कब यूज कर रहे हैं, जैसे सुपर मार्केट है, कोई बहुत बड़ा मार्केट है, एक एक छोटे छोटे प्रोडक्ट को ऐड करना मुश्किल है, तो रिटेल प्राइस देख लिया कि सामान का कितना है और उसमें हम कितनी मार्जिन लेकर चल रहे हैं, कॉस्ट परसेंट लेकर चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हमारे इंड AS 2 के ऊपर। तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन 16 में कि इनमें से कौन सी कॉस्ट है जो कि एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ना, इस क्वेश्चन के बाद से सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सी कॉस्ट एक्सप्लिसिटली आपकी हटेगी। तो कौन कौन सी कॉस्ट हम इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं। फ्राइट इनवर्ड्स, जब हमारे पास सामान आ रहा है, कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हमने पे करे, कन्वर्जन कॉस्ट जैसे लेबर, मटेरियल, ओवरहेड। पीरियड कॉस्ट को हम एक्सक्लूड करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि स्टोरेज हम फिनिश गुड्स का कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, सेलिंग कॉस्ट है या फिर एबनॉर्मल वेस्ट है, तो इनको हम ऐड यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, अनलेस नेसेसरी इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब रॉ मटेरियल रखा था तो वो नहीं आएगा, पर फिनिश गुड्स को अगर रख रहे हैं तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। गेट थियरी याद कर लो। नेक्स्ट जाते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो इन्वेंट्री की होगी उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। अब ये ना मैं आपको ऐसे नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको मतलब बता देती हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। एक बार आप क्वेश्चन को पॉज कर ना देख लेना और फिर यहाँ पर आंसर सुनना। तो देखो हमारे पास जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो क्या होती है, एग्जिट वैल्यू, है ना। एग्जिट वैल्यू मतलब नेट अमाउंट जब आप यहाँ पर इसको सामान को बेचने जा रहे हो, तो ये फेयर वैल्यू है नहीं कि भाई मार्केट बेस्ड एंट्री या एग्जिट प्राइस हमारा क्या होगा, तो ये एंटिटी स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो होगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। मैंने ये पूरा फॉर्मूला भी आपको कवर कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड जॉइंट प्रोडक्ट्स बी वैल्यूड व्हेन देयर इंडिविजुअल कन्वर्जन कॉस्ट आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइएबल। यहाँ पर जब आपके पास में कॉस्ट को आप सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तब आप किस तरीके से जॉइंट प्रोडक्ट्स को वैल्यूएशन पर लेकर जाओगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बेस्ड ऑन कि भाई रिलेटिव सेल्स वैल्यू क्या होगी, इक्वली इसको डिवाइड कर दोगे, बेस्ड ऑन वेट या आउटपुट वैल्यू, बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में कन्वर्जन कॉस्ट जो होती है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो हम जॉइंट प्रोडक्ट्स को एक रैशनल और कंसिस्टेंट बेसिस पर लगाते हैं। रिलेटिव सेल्स वैल्यू देख रहे थे हम लोग, जैसे हमने अभी देखा था कि 400 रुपीज पर लीटर है और 100 रुपीज पर लीटर है उस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और जब यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं,
तो तब तक यहाँ पर तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट लगेगी। फिर ये जब 2 प्रोडक्ट्स बन गए तो इनके बीच का रेशियो देख लेते हैं, जैसे 2:1 हो गया, या फिर एट द कंप्लीशन स्टेज हम इसको देख लेते हैं। आगे समझ में? बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जो सेल्स वैल्यू थी उसको लेकर चल रहे थे, राइट? तो जब हम यहाँ पर इनको स्प्लिट नहीं कर पाते तो हम सेल्स वैल्यू के साथ में जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इन कॉस्ट को डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री जो है बाई प्रोडक्ट्स की वो जनरली हम कैसे मेजर करेंगे, कॉस्ट, एनआरवी, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर नील कॉस्ट के ऊपर। तो देखो, जब हमारे पास कोई भी बाई प्रोडक्ट होता है तो वो इंसिडेंटल है, राइट? तो यहाँ पर जो इसकी वर्थ होती है वो हम ट्रैक नहीं कर रहे होते हैं, वेदर हम क्या करते हैं, जो बाई प्रोडक्ट जिस कॉस्ट पर बेचा जाएगा उतना अमाउंट हमारा जो मेन प्रोडक्ट था उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो कॉस्ट थी मेन गुड्स की उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास में जो मेन प्रोडक्ट एम था, याद है आपको? वाला एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी है जो कि रॉ मटेरियल्स को होल्ड करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। जो एनआरवी है रॉ मटेरियल की वो आपकी ब्लो उनकी कॉस्ट जा चुकी है। हाउएवर जो फिनिश गुड्स हैं जिसमें कि इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है वो एक्सपेक्टेड है कि बेचा जाएगा एट और अबव द कॉस्ट। तो किस तरीके से जो रॉ मटेरियल हैं उनको आप वैल्यूएशन करोगे? क्वेश्चन आपको खुद से पढ़कर खुद से सोचना है एक बारी। देखो, हम यहाँ पर रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उनको राइट डाउन तो करते नहीं है, क्योंकि इनके अगर मार्केट प्राइस ग्रे भी हैं तो भी जो फाइनल प्रोडक्ट है हो सकता है वो हमने प्रॉफिट में बेचा हो। तो अगर मान लो हाई कॉस्ट ऑफ स्टील थी तो वो हमारी रिकवर हो जाती है, ठीक है? तो इसीलिए अब यहाँ पर अगर एक कंपनी ने रॉ मटेरियल्स को होल्ड किया प्रोडक्शन के लिए और एनआरवी गिर भी गई तो फिनिश गुड्स जहां पर इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है अगर वो प्रॉफिट में हायर कॉस्ट पे थे तो भी हम यहाँ पर इस कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमारे कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट जाएंगे। मैंने समझाया था एक्चुअल कॉस्ट हमारी क्या है और यहाँ पर हमारे पास में हमने फिनिश गुड्स को प्रॉफिट में बेचा है या लॉस में। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि इसको हम अबव कॉस्ट बेचेंगे या ओवर कॉस्ट बेचेंगे। तो अगर अबव कॉस्ट बेच रहे हैं तो हम जो कॉस्ट पर लेकर आए थे उसको लेकर चलेंगे, अदरवाइज हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ जाएंगे। कौन सा मेथड है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का जो कि इन्वेंट आपको इंड AS 2 के अंदर अलाउड नहीं है? ये तो आपको ऐसे भी याद हो गया होगा, LIFO अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं, जो लास्ट में हमारे पास में इन्वेंटरी में ऐड हुआ आइटम मतलब जो सबसे नया आइटम था उसको सबसे पहले बेच रहे हैं, तो ये हमारे लिए सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो ये पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आपका क्या क्या आएगा? तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आपका क्या होता है, आपके पास में यहाँ पर लेबर का कॉस्ट क्या था, प्रोडक्शन ओवरहेड जैसे फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सुपरवाइजर का सैलरी, ये सब क्या है। और हम क्या यहाँ पर नहीं लेकर चलते हैं, हम यहाँ पर जैसे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं इन्हें नहीं लेकर चलेंगे। जैसे ही सामने क्वेश्चन दिखे पॉज करो, खुद से पढ़ो और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो, ऐसे चलेंगे, ठीक है? क्योंकि वरना लेक्चर भी बहुत लंबा हो जाएगा, प्लस ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में कवर कर लिए और न्यूमेरिकल के थ्रू भी कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हाउ आर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अलोकेटेड टू द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास में यहाँ पर ये बोल रहे हैं, सॉरी फिक्स्ड प्रोडक्शन हमारे पास ये बोल रहे हैं, ओवरहेड्स जो हैं इनको हमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में अगर अलोकेट करना है तो कैसे करेंगे? तो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी में करते हैं, राइट? नॉर्मल कैपेसिटी में अगर एबनॉर्मल कैपेसिटी में ज्यादा फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए, मतलब हमने अगर ज्यादा खाली टाइम बिता दिया तो हम क्या कर रहे थे, उसको एक्सपेंस में लेकर जा रहे थे। तो हमारे पास में नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज के ऊपर इसके ऊपर ये बेस्ड आपका रहेगा, याद है? अगर एक्चुअल प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली लोअर देन नॉर्मल कैपेसिटी है तो फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके कैसे जा रही हैं? तो फिर हम यहाँ पर इनको एक एक्सपेंस की तरफ दिखा रहे थे। एक्चुअल प्रोडक्शन कम है अगर नॉर्मल से, इसका मतलब हमने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करा है, आइडल कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है, तो हम यहाँ पर नॉर्मल अकाउंट यूनिट्स को लेकर चलेंगे और जितना एबनॉर्मल पार्ट था उसको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एक्सपेंस की तरह शो कर देते हैं, ठीक है? तो हम इनको इंक्रीज नहीं करेंगे, हमारी जो यूनिट्स हैं रेदर हम अनअलोकेटेड ओवरहेड्स को एक्सपेंस की तरह शो करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी तक बताया नहीं है,
बट मैंने अब आपको दिखा दिया कि सिंपल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जब आपके सामने लाया जाता है तो वो इस तरीके से लेकर आया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट में चेंज हो गया, बस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन किस तरह से करनी है वही क्वेश्चन को इजी या डिफिकल्ट बना देता है। मैं पूरे एग्जाम ईयर खत्म कर कर भेजूंगी आपकी साइकोलॉजी के साथ में, बहुत स्मार्टली मैं यहाँ पर आपको ट्रेन कर रही हूँ, ठीक है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन इज हायर देन नॉर्मल कैपेसिटी तो फिक्स्ड ओवरहेड्स अलोकेट कैसे किए जाएंगे हर एक यूनिट में। तो अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो देन यूजुअल तो यहाँ पर जो एलोकेशन रेट है वो कम कर दोगे, यहाँ पर फिर आपको फायदा होना चाहिए, है ना, पनिशमेंट थोड़ी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एलोकेशन रेट को हम कम कर देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन सा आइटम एक्सक्लूड किया जा रहा है फ्रॉम द स्कोप ऑफ इंड एएस 2। तो अब आपको पता है इंड एएस 2 में हमारे पास इन्वेंट्रीज को कवर करते हैं हम, तो फिनिश गुड्स तो हमारी कवर हो रही हैं, फिर ये बोल रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कवर हो जाएगी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 और 109 में कवर हो रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट्स आपके पास होते हैं जो कि आपके किस में कवर होते हैं, जैसे लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स आपके इंड एएस 41 में कवर होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बायोलॉजिकल एसेट्स, तो ये दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन एग्जाम में आ जाए तो वो इन्वेंट्री में ऐड नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरेस्ट या बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूडेड हैं इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ओनली इफ company has a high debt equity ratio, inventories are qualifying assets taking a substantial period to get ready, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था विस्की या फिर चीज का। तो यहाँ पर हमारे पास में या फिर एक शिप बिल्डिंग कर रहे हो आप तो उसमें भी तो टाइम लग रहा है, तो ऐसे में जो बोरोइंग कॉस्ट है वो हमारी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ऐड हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, जब हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं, कौन सी इन्वेंट्री फॉर्मूला जो है वो हायर एंडिंग इन्वेंट्री और हायर प्रॉफिट शो करता है। तो अगर इन्फ्लेशन होगा तो फीफो तो हमें चीप प्रॉफिट देगा क्योंकि हमारी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हाई है और सेलिंग प्राइस कम है, तो प्रॉफिट्स हमारे कम हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इन्फ्लेशन जब हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर हमारे पास में लीफो के साथ जाते हैं, लीफो में क्या हो, अच्छा यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ेगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, सामान हमने सस्ता खरीदा और बेचा हमने महंगे में, तो प्रॉफिट्स हमारे ज्यादा शो करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी महंगी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इन्वेंट्री, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक एंटिटी है जो इन्वेंट्री परचेज करती है डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स के ऊपर, अरेंजमेंट इफेक्टिवली यहाँ पर एक फाइनेंसिंग एलिमेंट रखती है, जो डिफरेंस है परचेज प्राइस का नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स के लिए और अमाउंट पेड हमारी क्या ऐसे रिकॉग्नाइज होगी। तो यहाँ पर अब आपको क्या याद में रखना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि कॉन्सेप्ट को आप किस तरीके से अप्लाई करोगे। देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा याद करो कि इन्वेंट्री हमने डेफर्ड सेटलमेंट में करी है तो महंगा पड़ा होगा हमें सामान, 100 रुपए का सामान था 110 रुपए हमने पे करे, तो वो जो 10 रुपए थे वो मैंने कैसे लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह ले लिए। तो जो डिफरेंस हमारे परचेज प्राइस के लिए था नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में और जो अमाउंट पेड है उसमें हम यहाँ पर एक इंटरेस्ट एक्सपेंस से ओवर द पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग शो कर देते हैं, राइट, सिंपल था। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मैंने आपको समझाया था क्या होता है, अब आपसे उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ये जो है ये किसके लिए अप्रोप्रिएट होगा, तो मैंने बताया था जो हमारे पास इंटरचेंजेबल आइटम्स होते हैं उस पर तो हम अप्लाई करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर जो बाकी गुड्स होते हैं उन पर हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो पूरा का पूरा मेथड आपको समझाया था यहाँ पर। तो जब हमारे पास यूनिक आइटम्स होते हैं जो कि नॉन इंटरचेंजेबल हैं, जैसे कि एक कार डीलरशिप है, एक ज्वेलरी स्टोर है, आप यहाँ पर स्पेसिफिक डायमंड रिंग का जो कॉस्ट है उसको ट्रैक कर सकते हो, लेकिन सभी रिंग्स का ऑन एन एवरेज नहीं, राइट। चलो, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग आउट ऑन द एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्रीज फ्रॉम अ फॉरेन सप्लायर, एक्सपोर्टर से यहाँ पे सामान खरीदकर इंपोर्ट करा, अब यहाँ पर जो बिल पेमेंट करनी होगी, जब हमने सामान ऑर्डर करा था तब हमारे पास $85 में मिल रही थी, आज के टाइम में 91 तक मिल जाती है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, कॉन्सेप्ट हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड टाइप्स का हो गया। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ बच्चों, यहाँ पर आप जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है
उसको किस तरीके से अप्लाई करने वाले हो, किस तरीके से यहाँ पर इसको कैपिटलाइज करोगे, क्या करोगे? बताओ क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? अगर हमारे पास में डॉलर्स के हिसाब से इस तरह से महंगा सस्ता कोई प्रॉब्लम आएगी, तो फॉरेक्स डिफरेंस में अगर इन्वेंट्री हमने खरीदी है और लॉस या गेन हो रहे हैं, तो उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाएंगे। यहाँ पर लॉस होगा तो डेबिट कर देंगे। अगर उल्टा होता, मान लो 90 रुपीज का था, अब ये हमारे पास 85 हो जाता, तो गेन हो रहा होता, तो वो भी हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते। इन्वेंट्री का इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा वैल्यूएशन मेथड है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है रिटेल इंडस्ट्री में? अब रिटेल इंडस्ट्री में क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि इन्वेंट्री हमें लार्ज नंबर्स ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स की करनी है, जिसमें सिमिलर मार्जिन है। अभी आपको करवाया था सुपरमार्केट वाला क्वेश्चन, जिसमें कॉस्ट टू रिटेल मार्जिन समझाया था, पूरा फॉर्मूला समझाया था। तो सुपरमार्केट्स हमारे पास में इनको यूज करते हैं जब थाउजेंड्स ऑफ आइटम बेचते हैं, तो हर एक कॉस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट की नहीं देख सकते हैं, तो टोटल सेल्स वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एवरेज मार्जिन परसेंटेज। और कैसे करते हैं, पूरा मेथड आपको मैंने न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में करवाया था। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये कहलाता है इजी पेपर, अगर वो क्वेश्चन आ गया तो वो कहलाएगा डिफिकल्ट पेपर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल्स, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट आर। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के बारे में, एबनॉर्मल वेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर अब आपको वेस्टेड मटेरियल्स इन्होंने दे रखे हैं, इनको आप क्या कर रहे हो? तो हमने देखा था कि भाई अब हमें अपनी इनएफिशिएंसीज को तो हाइड करना नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर अगर इस तरह से कोई भी हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई तो उसको एक एक्सपेंस की तरह दिखाएंगे। एबनॉर्मल वाला याद है? नॉर्मल वाला हमारी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स में जाता है, नॉर्मल लॉस जो होता है, जो गुड यूनिट्स हमने बनाई उसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन बाकी एबनॉर्मल लॉस होगा जो कि हमारे 30 यूनिट्स का था उस एमसीक्यू में, न्यूमेरिकल में, तो उसको हमने एक्सपेंस में दिखाया था। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से उसको एक्सक्लूड कर एक एक्सपेंस की तरह शो करोगे। Next question. Under accounting standard, two materials and supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost. If the finished product in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. अगर डिक्लाइन हुआ प्राइस ऑफ मटेरियल्स में तो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमारे एनआरवी से ज्यादा चली जाएंगी, तो मटेरियल्स को हमें कैसे राइट डाउन करना होगा? कॉन्सेप्ट याद करो। एक्चुअल हमारे पास में यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स का क्या प्राइस था, एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ, सॉरी एक्चुअल हमारे पास में यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स का प्राइस क्या था, और यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स हमारी महंगी बिकी या सस्ती बिकी, प्रॉफिट दे रही थी या लॉस दे रही थी, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अब बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो मैंने बताया था कि जब हमारे पास में RM दैट इज रॉ मटेरियल होता है, तो फिनिश्ड गुड्स को हम क्या करते हैं, अगर वो एक लॉस हमें दे रही हैं तो हम राइट डाउन कर देते हैं रॉ मटेरियल को। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल तो हम बेचते नहीं है, तो हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट को यूज करते हैं। फाइन, बी आपका आंसर हो जाएगा। कंपनी ए है जिसकी इन्वेंट्री यहाँ पर जिसमें कॉस्ट होगी 100, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 120, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट है 10, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस आपका कितना दे रखा है, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस आपका 5 रुपीज दे रखा है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ हमें वैल्यू यहाँ पर इन्वेंट्री की क्या लेकर चलोगे? तो ये वाला तरह का क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, 2-3 बार फॉर्मूला याद कराया था। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 100 है। ठीक है, एनआरवी देख लेते हैं कितना है। तो एनआरवी निकालने के लिए 120 रुपए हमारा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जिसमें से कॉस्ट टू कंप्लीट हमारा 10 है और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस हमारे 5 है। तो 120 में से 100 हमें 15 माइनस करना है, 105 हमारे पास आ गया। अब कॉस्ट और एनआरवी में कौन कम है? कॉस्ट कम है, क्योंकि कॉस्ट 100 रुपए है, तो हम यहाँ पर कॉस्ट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें सॉरी यहाँ पर आंसर आपका लिखा हुआ है नीचे। कॉस्ट कंपनी बी है जिसमें कि इन्वेंट्री का कॉस्ट जो है वो 100 है, सेलिंग प्राइस आपका 105 है, सेलिंग एक्सपेंसेस 10 है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा? तो एनआरवी हमारे पास यहाँ पर कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस हमारा 105 है,
सेलिंग एक्सपेंसेस 10 हैं, तो ये हमारे पास में 95 हो गया और कॉस्ट हमारी ज्यादा है, तो हम एनआरवी के साथ जाएंगे। सिंपल है। चलो अब आ जाते हैं ट्रेड डिस्काउंट्स के ऊपर। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेड डिस्काउंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, मान लो कोई सामान मैं खरीदने गई मार्केट में, ठीक है, अगर मैं नगद प्राइस दे रही हूँ, मतलब मैं हैंड टू हैंड यहाँ पर पेमेंट कर रही हूँ, तो फिर मुझे सस्ता सामान मिल जाएगा। अगर मैं पैसा दे रही हूँ बाद में, तो वो मुझसे चिढ़ जाएंगे और मुझसे कहेंगे महंगा सामान खरीदो। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट्स और रिबेट जो होती हैं, जब हम इन्वेंट्री को परचेज करते हैं तब हमारे पास लगेंगी और इनको हम अपनी कॉस्ट ऑफ परचेज से डिडक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जब इन्वेंट्रीज हमने सेल की तो कैरिंग अमाउंट इन इन्वेंट्रीज की कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है। जब हमने यहाँ पर हमारे पास से इन्वेंट्रीज को सेल करा तो कैरिंग अमाउंट किस तरीके से आपको यहाँ पर शो करनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। बताओ कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, जब हमने बेच दी, इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो हमारी अब बैलेंस शीट से इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। जब हमने सामान बेच दिया तो यहाँ पर हमारे पास में ये कैसे जाएगी, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगी, जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन थी। तो हम इसको अपने पीरियड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली एक्सपेंस की तरह शो कर रहे होते हैं विद द रेवेन्यू जनरेटेड। ओके, तो यहाँ पर जब इन्वेंट्रीज बेच दी गई तो कैरिंग अमाउंट हमारे लिए एक्सपेंस बन जाती है इन द पीरियड इन विच द रिलेटेड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। जो मैचिंग प्रिंसिपल हमें यूज करना है। अगर राइट डाउन हो रहा है इन्वेंट्री का टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर अगर इन्वेंट्री की वैल्यू ड्रॉप कर जाती है, मतलब कॉस्ट ज्यादा है, एनआरवी कम है, तो लॉस को हम तुरंत एक एक्सपेंस की तरह शो करेंगे। तो एक एक्सपेंस हमारे राइट डाउन में अक्कर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक रिवर्सल होता है एक राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री का, पहले कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाती है, एनआरवी यहाँ पर सॉरी कॉस्ट आपकी ज्यादा है, एनआरवी कम है, फिर बाद में कॉस्ट आपकी जो है वो कम हो जाती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बढ़ जाती है। रिवर्सल हो गया तो वैल्यू जो थी गुड्स की वो वापस से बढ़ जाती है, मार्केट प्राइसेस रिकवर कर जाते हैं, तो हमें जो प्रीवियस राइट डाउन था उसको यहाँ पर रिवर्स करना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इनकम की तरह बुक नहीं कर रहे हैं, रेदर जो हमारा एक्सपेंस हमने शो किया था उस एक्सपेंस को रिड्यूस कर देंगे। तो रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। पहले हमने इसको एक एक्सपेंस दिखाया था, अब यहाँ पर उसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्सल कर देंगे। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं, तो कौन सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इसके साथ डील कर रहा है। देखो, अगर इंड एस 41 की बात करें तो ये आपका लिविंग प्लांट और एनिमल्स के साथ जाता है, जैसे कि शीप है, ये वूल दे रही है, ग्रेप वाइन है, ठीक है, या फिर एक ट्री है। अच्छा, इंड एस 2 आपकी इन्वेंट्रीज को कवर करती है, जैसे कि हार्वेस्टेड प्रोडक्ट्स, वूल हो गया, ग्रेप वाइन से ग्रेप्स मिल गए, राइट, या फिर पेड़ से हमें क्या मिल जाएगा, लकड़ी मिल जाएगी, या फिर हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, वुड की जगह फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो द मोमेंट यू कट द ग्रेप्स फ्रॉम द वाइन, इंड एस 41 बिकम्स द इंड एस 2। समझ में आ गई। चलो, हाउ आर सर्विस प्रोवाइडर इन्वेंट्रीज मेजर्ड। आप अगर सर्विस प्रोवाइडर इन्वेंट्रीज को मेजर करते हो तो कैसे करते हो। तो मैंने आपको बताया था, मान लो कंसल्टेंट्स वाला हमने एग्जांपल लिया था, ऑडिटर्स, आर्किटेक्ट्स, ये स्टॉक तो वेयर हाउस में नहीं रख रहे, या मैंने जैसे हमारी बात की, तो इन्वेंट्री हमारी अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट लेकर चलते हैं जो कि हमारी इनकर हुई है। तो इसमें हम क्या क्या ले रहे थे, जो लेबर इन्वॉल्व है, जो सुपरवाइजर हैं, और एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हमारी लेकर चल रहे थे, जैसे कि अगर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर कन्वीनियंस इफ द रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंटली हायर देन एक्चुअल कॉस्ट, लोअर अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल कॉस्ट के बराबर हैं, अप्रूव्ड है बाय द बोर्ड, या फिर मंथली हम इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास में स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या था, एक प्री एस्टिमेटेड कॉस्ट था। अब यहाँ पर हम इसे ड्यूरिंग द ईयर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन एंड में हमें ये देखना होगा कि क्या ये एक्चुअल कॉस्ट के बराबर है या नहीं है। अगर एक ज्यादा बड़ा गैप आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है,
तो हम अपनी इन्वेंट्री को यहाँ पर एक्चुअली यहाँ इसके साथ में लेकर जाएंगे जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है, ना कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में। प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर स्क्रैप वैल्यू जो थी नॉर्मल लॉस की वो रियलाइज की जा रही है, तो वो हम कैसे करते हैं? देखो, इसमें अगर मान लो हमारे पास हमने फर्नीचर बनाया, ठीक है? और हमारे पास में यहाँ पर फर्नीचर बनाने में वो जो वुड का डस्ट आता है, उसको हम बोलते हैं सॉडस्ट। तो यहाँ पर अगर वो आई, वो हमारे लिए 50 रुपीज की, बुरादा बोलते हैं ना हिंदी में शायद, तो उसको हमने 50 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपए कोई रेवेन्यू तो है नहीं, ठीक है? तो ये हमारी रिकवरी ऑफ कॉस्ट के अंडर आ जाती है। जो टोटल कॉस्ट हमारी फर्नीचर में लगी, उसमें से हम 50 रुपए को माइनस कर देंगे। तो नेट कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। समझ में आ गया? चलो, तो डिडक्ट करेंगे इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल या प्रोसेस कॉस्ट से। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इफेक्ट, तो क्या इफेक्ट कर रहा है यहाँ पर? तो देखो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमारे पास में जो बैलेंस शीट होती है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एक करेंट एसेट की तरह काम करता है ना? इन्वेंट्री हमारे लिए करेंट एसेट था, और इनकम स्टेटमेंट में ये कॉग्स का पार्ट होता है। और कॉग्स कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस हमने जो भी न्यू परचेजेस की होती हैं, ठीक है? तो अगर क्लोजिंग स्टॉक हायर है, तो कॉग्स हमारा लोअर होता है और प्रॉफिट हमारा हायर होता है, ठीक है? समझ में आ गया? तो यहाँ पर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों को हम लेकर चलते हैं। इसी के साथ में ये लेक्चर हमारा कवर हो जाता है। मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, अलग अलग टेलीग्राम पर हमारे बारे में बता सकते हो कि आरपी एकेडमी पर इतने अच्छे सेशंस चल रहे हैं, और साथ में थोड़ा-थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा कुछ डाउट होगा, तो वो आप कभी भी पूछ सकते हैं, चाहे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, चाहे यहाँ पर यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। एट टाइम्स बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ, तो मुझे थोड़ा थकान हो जाती है। तो कल यहाँ पर रात में ऐसा हो गया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड थी, बहुत लेट तक मैं आई थी, तो यहाँ पर लेक्चर टाइम पर प्रोवाइड नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मैं कोशिश करूंगी ऐसा ना हो, अगर कभी हुआ भी तो मैं चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगी, बैलेंस करने की कोशिश करूंगी। टिल देन आप कुछ और पढ़ लिया करो, ठीक है? चलो, आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।